हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर में एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 क्वेश्चंस पूरे बुक से, ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, आप लोग को पता ही है इस बार जैक बोर्ड में 12th में टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप लोग को पता ही है। तो मैंने पूरे बुक से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ इसमें ग्रामर भी है, मतलब आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और अपना चेक कीजिए कि आप कितने आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ माई मदर 866। ठीक है, इस पोएम का माई मदर 866 की जो पोएट है वो कौन है? तो कौन है? कमला दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाई। ठीक है, एसन फेस का मतलब क्या है? एसन फेस क्या बताता है? ठीक है, तो अगर आप लोग ये पोएम पढ़े हैं माई मदर 866 तो उसमें लिखा हुआ है एसन फेस। तो एसन फेस का मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा? ये जो सी नंबर है, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। पोएट की माँ का पीला और जीवन विहीन, ठीक है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि उसका चेहरा में जान ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉल्ड सी इज अ पोएटिक डिवाइस। ठीक है, देखिए अलग अलग टाइप का पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एलिट्रेशन, ये सब पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ जो कोल्ड सी लिखा हुआ है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो यहाँ पे जो सी नंबर है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये वाला पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है इसमें क्या होता है? विशेषण टाइप का होता है। ठीक है, आप लोग जो एडजेक्टिव पढ़े हैं बिल्कुल उसी टाइप का। जैसे देखिए यहाँ पे कोल्ड सी मतलब क्या होता है? ठंडा समुद्र। कैसा समुद्र है? कैसा सागर है? ठंडा है। तो यहाँ विशेषण बता रहा है ना, तो इस टाइप वाला में क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु हैज रिटन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम कौन लिखा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है ये कौन लिखा है? तो ये जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, जितने भी चैप्टर है और जितने भी पोएम है सबका राइटर और पोएट को जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये जरूर ही पूछेगा। एक दो क्वेश्चन तो आप लोग को जरूर ही राइटर या फिर पोएट से मिलेगा ही कि किसने कौन सा पोएम या कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड है उसमें क्या क्या चीज़ बेचा जा रहा है? क्या बेचा जा रहा है? पहला ऑप्शन है फर्नीचर, दूसरा है कॉस्मेटिक्स, सी में है डीजल, या फिर डी में है वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैच एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या बेचा जा रहा था रोड साइड स्टैंड में? तो ये जो वाइल्ड बेरीज है ये सब चीज़ें बेचा जा रहा था, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था, है ना। सारे गाड़ी वहाँ से पार हो जा रहे थे, कोई भी वहाँ पे रुक नहीं रहा था, है ना। और रुकता भी था तो एड्रेस पूछने के लिए या फिर रास्ता पूछने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट लाइज हेवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर के हैंड में, उसके हाथ में कौन सा चीज़ है जो बहुत ही भारी से पड़ा हुआ है? तो कौन सा चीज़ है? बोझ बोल सकते हैं कि कौन सा बोझ आंट जेनिफर के हाथ में था? तो उसका जो वेडिंग रिंग है वो एक बोझ है जो उसके हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल दिया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे अब हम लोग को इस पोएम को पढ़ना है और इसमें नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन head, the paper swimming boy with rat's eye, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this। ठीक है,
तो ये पढ़ के आप लोग को पता चल गया होगा कि ये कौन सा पोएम का है। ये आप लोग देख सकते हैं, बच्चों का फेस के बारे में बात कर रहा है। उसमें एक पेपर जैसा बच्चा है, पेपर स्विमिंग बॉय। तो इस तरह किसमें था, जो एन एलिमेंट्री क्लासरूम था, ठीक है, जो झोपड़पट्टी में एक स्कूल रहता है उसका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही वही दिया हुआ है 7 नंबर में कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सा पोएम से लिया गया है, तो ये कौन सा पोएम से लिया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, यानी एक झोपड़पट्टी में एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज। देखिए अभी बताएं कि पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग मतलब होता है पेपर के जैसा दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आइज जिसका चूहे के जैसा आँख है, और वो लड़का कैसा है, पेपर के जैसा है। पेपर के जैसा कहने का मतलब हम लोग किसी को चिढ़ा के भी बोलते हैं ना कि पेपर जैसा है, मतलब बहुत पतला है, ठीक है, बहुत कमज़ोर है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेपर जैसा। बोलते हैं ना कि फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, तो यहाँ पे वही यूज किया गया है। पेपर स्विमिंग का मतलब पेपर के जैसा दिखने वाला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो थीन, हंग्री एंड वीक, मतलब पतला है, भूखा है और कमज़ोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस। देखिए फिर से लिटरेरी डिवाइस, इससे पहले हम पोएटिक डिवाइस बताए थे, उसी तरह है। तो लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है, लाइक रूटलेस वीड्स। ये जो लाइक रूटलेस वीड्स है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, तो जब भी लाइक या फिर एज, लाइक और एज का जब भी यूज किया जाता है तो जान जाना है कि वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये वाला है, सिमिली। ठीक है, या सिमिल भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। ठीक है, जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो वो क्या देखता है, ये कौन सा है, जो लास्ट लेसन चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, तो फ्रांज जो है स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है, तो वो देखा कि स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शांति है। ठीक है, इस समय हमेशा क्या होता था, बहुत ही चहल पहल, बहुत ही मतलब शोरगुल हुआ करता था, बच्चे शोरगुल करते थे। लेकिन आज जब वो स्कूल गया तो कैसा देखा, बिल्कुल ही एक अजीब सा क्वाइटनेस, यानी कि चुप्पी था, एकदम शांत था स्कूल, थोड़ा सा भी शोरगुल नहीं था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि उस दिन जो है जो फ्रेंच भाषा है उसका अंत होने वाला था, मतलब उस जगह से उस स्कूल में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाने वाला था। ठीक है, और जो प्रोफेसर एम हेमेल थे उनका लास्ट लेसन था उस दिन, और उसके बाद से वो और नहीं पढ़ाने वाले थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। जो रैग पिकर लोग हैं, यानी कि कचरा जो उठा के लेके जाते हैं, उनका कॉलोनी कहाँ है, तो कहाँ पे उन लोग सिचुएटेड है, तो वो सीमापुरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। दिल्ली में साहेब और उसके फैमिली क्या खोज रहे थे, तो देखिए उन लोग क्या खोज रहे थे, उन लोग जो है गोल्ड खोज रहे थे। ठीक है, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर का लेखक कौन है, तो कौन है, यह है विलियम डोगलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर। ऑथर को कौन सा चीज़ है जो बहुत ही डरा रहा था। ठीक है, हॉन्टिंग मतलब क्या होता है, हॉन्टिंग मूवी बोलते हैं, मतलब डरावनी मूवी, मतलब कौन सा चीज़ है जिसका ऑथर को बहुत ज़्यादा डर था। तो क्या चीज़ का डर था उसका, कौन सा चीज़, कौन सा डर था जो उसका पीछा कर रहा था, तो वो जो पूल में एक्सपीरियंस हुआ था, यानी उसको एक बच्चा आके, एक बड़ा लड़का आके फेंक दिया था पूल में और इसको तैरना नहीं आता था और ये डूबते डूबते बचा था। तो वो जो एक्सपीरियंस हुआ था, अनुभव हुआ था, वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसका पानी से बहुत ज़्यादा डर हो चुका है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वेयर मेड अप ऑफ। जो पैडलर है, ठीक है, जो चूहा दान बनाता था, उसका रैट ट्रैप जो है वो किस चीज़ से बना हुआ रहता था, मतलब चूहे दान जो वो बना के बेचता था तो किस चीज़ से बना के बेचता था, तो वो वायर से बना के बेचता था। ठीक है, तार से। ठीक है, 16 नंबर में है हाउ डिड द क्रॉप्टर ट्रीट द पैडलर। जो क्रॉप्टर था, ठीक है, पैडलर किसी का घर जाता है, मतलब एक क्रॉप्टर का घर जाता है, तो क्रॉप्टर उसको किस तरह से बिहेव करता है, वेरी र्यूडली या फिर इन अ स्ट्रेंज मैनर या फ्रेंडली मैनर या नन ऑफ दिस। तो उसको बहुत ही फ्रेंडली मैनर में, बहुत ही दोस्ताना
तरीके से उसका स्वागत करता है, उसके साथ खेलता भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है? तो राजकुमार शुक्ला कौन था? तो वो एक पुअर पीजेंट था, वो एक गरीब किसान बोल सकते, गरीब किसान था। ठीक है, यही महात्मा गांधी को बिहार लेके आया था। ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर्स टू पे। इंडिगो प्लांटर्स को कितना पे करने का ऑफर दिया गया? ठीक है, मतलब कितना बोला गया कि इनको पे किया जाना है, तो कितना होगा? 25%। ठीक है, यहाँ पे डी मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 25% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो जो था वो कब बना था? तो कब बना था? 1940 में बना था। ठीक है, फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन व्हाट वाज द ब्रांड नेम, ठीक है, ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट। मतलब जेमिनी स्टूडियो जो मेकअप मटेरियल खरीदता था उसका ब्रांड क्या था, मतलब नाम क्या था, कौन सा ब्रांड का मेकअप मटेरियल जेमिनी स्टूडियो खरीदता था? तो देखिए कौन सा होगा? पैनकेक। ठीक है, पैनकेक नाम का उन लोग ब्रांड का मेकअप मटेरियल खरीदता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है अब हाउ मेनी नॉवेल्स हैव अम्बर्टो रिटन। अम्बर्टो ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो कितने लिखे हैं? 5 नॉवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज। सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो जॉन-सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जॉन-सी। ठीक है, 23 नंबर में है हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में जो चैप्टर है उसमें सैम कौन था? तो सैम कौन था? एक डॉक्टर था, एक फ्रेंड था, ए साइकाट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। ठीक है, वो एक साइकाट्रिस्ट भी था और साथ में चार्ली का फ्रेंड भी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ डिड द किंग डाइड। राजा जो था कैसे मरा? यहाँ पे द टाइगर किंग का बात हो रहा है, वो कैसे मरा? तो हिज इनेमी किल्ड हिम, उसका दुश्मन उसको मारा, या हिज मिनिस्टर किल्ड हिम, उसका मंत्री उसको मारा, ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से गिर गया, या अ वुडन टाइगर किल्ड हिम, एक लकड़ी का बाघ उसको मारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लकड़ी का बाघ था वो उसको मारा था, है ना? आप लोग तो ये कहानी जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितना साल का था? तो डेरी कितना साल का है? 14 साल का, जिसका चेहरा जो था जला हुआ था, है ना, आधा चेहरा जला हुआ था। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड मम्मी स्कंक कॉल द स्मेल ऑफ रोजेज। जो मम्मी स्कंक थी, ठीक है, तो उसका बेटा जब जादूगर जो है, ठीक है, उसने जब इसका बेटा का जो शरीर का बदबू है उसको हटा के उसको गुलाब का स्मेल दे दिया, तो उसकी माँ उसको क्या बोली? अच्छा बोली या क्या बोली? तो उसकी मम्मी को पसंद नहीं आया। उसका बेटा जैसा स्मेल पहले करता था वही उसको अच्छा लगता था, गुलाब का स्मेल को वो बहुत ही ऑफुल, मतलब बहुत ही खराब बोली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब ग्रामर, अब राइटिंग सेक्शन से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल का कंपोनेंट क्या है। तो आर्टिकल जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या रहता है? ग्रीटिंग द ऑडियंस नहीं रहता है। ठीक है, सैल्यूटेशन नहीं रहता है, हेडिंग या टाइटल ये तो रहता है। ठीक है, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो हेडिंग तो देते ही हैं जरूर, और थैंकिंग द ऑडियंस भी नहीं रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, 28 नंबर में अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। फॉर्मल लेटर जो हम लोग लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो लेटर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो लेटर जो है सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो लेटर को लिख रहा है वो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखता है। ठीक है, जो लेटर को लिख रहा है तो वही सबसे पहले लिखा जाता है ना, तो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस के बाद डेट लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर एड्रेस, या उल्टा पूछा जा सकता है कि डेट कहाँ पे लिखा जाता है, वेयर इज डेट रिटन इन फॉर्मल लेटर, और ऑप्शन रहेगा कि एबव सेंडर्स एड्रेस, बिलो सेंडर एड्रेस, इस तरह से रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो बिलो सेंडर एड्रेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी हम डेट पूछे, यहाँ पे पूछ दिया है कि सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है? नोटिस में। ठीक है, तो डेट के ऊपर में, डेट के नीचे, या डेट के साथ साथ, या देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी नंबर। नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन लिखते ही नहीं। सैल्यूटेशन क्या होता है, जब हम लोग लिखते नहीं है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब जो लिखा जाता है उसी को सैल्यूटेशन कहा जाता है। तो नोटिस में हम लोग कभी भी ऐसा चीज़ नहीं लिखते हैं, ठीक है। यही वाला यहाँ अगर आर्टिकल रहता, सॉरी आर्टिकल नहीं, लेटर रहता, तब फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी पे नोटिस बोला है तो नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, अ शुड नॉट यूज डैश वाइल राइटिंग नोट्स, मतलब नोट्स लिखने के समय हम लोग को क्या यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नोट्स जब लिखेंगे तो क्या यूज नहीं करेंगे, एब्रीविएशन यानी शॉर्टकट्स तो यूज करेंगे ही नोट्स लिखने पर, कीवर्ड का भी यूज करेंगे, फ्रेज का भी यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, यही सी वाला होगा, ठीक है, कि इसी को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।